चलिए बच्चे हम लोग शुरू करते हैं 9th एंट्रेंस एमयू के लिए फोर्स। तो फोर्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इनर्शिया। तो मैं आपको थोड़ा सा इनर्शिया का हिंट दे देता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक, तो देखिए इसमें इनर्शिया हम लोगों को पढ़ना है। तो इनर्शिया में आप लोगों से ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेगा वो। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा इनर्शिया होता क्या है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे इनर्शिया जो होता है किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने के लिए अपोज करेगा। जैसे अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, और कोई बॉडी अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी। जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल है, अगर आप उसको कुछ फोर्स देते हैं, कुछ धक्का मारते हैं तो वो मूव करने लगता है। अब उतना ही फोर्स अगर हम एक रुके हुए ट्रक में मारेंगे तो वो चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो वो इनर्शिया है। तो इनर्शिया क्या करता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्या याद रखना है, इनर्शिया अपोज चेंज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ motion, in any change in state of motion, that is it remain at rest or in motion continue in motion, ठीक, continue in motion until external force is not applied। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपसे एक सवाल ही कर सकता है कि इनर्शिया क्या मेजर करता है। तो याद रखना आप लोग, इनर्शिया मास को मेजर करता है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, इनर्शिया मेजर्ड दी मास। तो इनर्शिया क्या मेजर करता है, मास, यानी इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इनर्शिया जो होता है वो क्या मेजर करेगा, मास। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम बात कर लेते हैं न्यूटन्स के लॉज। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है वो समझ लेते हैं। तो न्यूटन के कितने लॉ होते हैं आप लोग जानते होंगे, 3 लॉ होते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो देखिए क्या क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या क्या है हमारे पास। पहला लॉ फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, और कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक हम क्या ना करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है। तो क्या है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट लॉ को। फर्स्ट लॉ यही है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, यही फर्स्ट लॉ है कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक आपकी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। जैसे अगर कोई किताब आपकी कहीं रखी हुई है तो वो हमेशा रखी रहेगी, उसको कोई वहाँ से लेकर ना जाए, ठीक है। जो लेकर जा रहा है दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। दूसरी चीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ गैलीलियो। क्या कहते हैं हम इसको, लॉ ऑफ गैलीलियो, क्योंकि गैलीलियो ने ही ये बताया था कि इनर्शिया क्या होता है। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखेंगे, इट गिव क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यानी ये बताता है कि फोर्स क्या है, ठीक है, क्या करती है, यानी उसकी क्वालिटी बताता है। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो कभी भी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बदल नहीं पाएगा, लेकिन अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया तो अपने मोशन को चेंज करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे अभी तक कभी पूछा नहीं है इस चीज़ को, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, ठीक। इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना गया। तो ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखो सेकंड लॉ क्या कहता है, अब समझते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
तो क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, यानी इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। तो इसमें क्या कहता है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, when force is applied on an object, then it is proportional to rate of change of momentum। ये भी हमें ध्यान रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, ये प्रोपोर्शनेट होगा। ठीक है, देखो और समझते हैं इसको। देखिए देखिए अगर ऐसा है हमारे पास तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें फोर्स हम निकालते कैसे हैं। तो फोर्स जो होता है हमारा, यानी फोर्स, तो फोर्स जो प्रोपोर्शनेट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। तो फोर्स को हम लिखते कैसे हैं? तो देखिए फोर्स को लिखने का तरीका है कि अगर हम, ये हमारे पास एक बॉडी है m मास का और हमने इस पे ऐसे एक फोर्स लगाया F, तो न्यूटन का लॉ ये कहता है कि ये मूव करेगा, तो हमने माना ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो फोर्स क्या होगा हमारे पास? तो फोर्स होगा m इंटू ए। ये आपके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब और कुछ खास बातें कर लेते हैं फोर्स के बारे में। देखिए तो फोर्स क्या होता है, अब समझते हैं फोर्स क्या है। ठीक, तो फोर्स क्या है? तो आप पहली चीज तो याद रखेंगे, पुश और पुल, यानी किसी को धक्का देना या किसी को खींचना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्या याद रखना है, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। तीसरी बात क्या याद रखनी है, इट इज ये ऐसे याद रखिए, इट्स CGS यूनिट इज डाइन। क्या होती है? डाइन। ये हमें ध्यान रखना है। और क्या याद रखना है कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होगा। 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये हमें मेमोराइज कर लेना है। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक। और देखिए क्या क्या है हमारे पास इसमें। देखिए तो ये बात समझ में आ गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ फोर्सेस की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ फोर्स, तो देखिए अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स, तो अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें तो देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स कई तरह से बिहेव करती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो देखिए कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, तो देखिए कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, जिसमें बॉडी एक दूसरे को टच करता है। ठीक है, जैसे क्या हमारे पास मस्कुलर फोर्स। कौन सी फोर्स हमारे पास? मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या होती है हमारे पास? कांटेक्ट फोर्स होती है, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? पर्सन पुश द ग्राउंड। अगर कोई पर्सन ग्राउंड को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, तो क्या है वो? कांटेक्ट फोर्स है। ठीक, नेक्स्ट और क्या है? पर्सन पुल ए रोप, तो ये भी क्या होगी? कांटेक्ट फोर्स होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कांटेक्ट फोर्स के बारे में ये है। अब देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, जो आपस में क्या ना करें, कांटेक्ट में नहीं आती। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स की अगर हम बात करें, नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स हमारे पास है, क्या होती है? कौन कौन सी नॉन कांटेक्ट फोर्स होती हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो दो मासेस के बीच में लगती है। दूसरी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स और क्या होती है इसमें, फ्रिक्शन फोर्स, अभी पढ़ेंगे हम लोग। फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसी होती है, कांटेक्ट फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गई, और क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़े इसमें, देखिए और क्या क्या है हमारे पास इसमें पढ़ने के लिए। ये समझ में आया। अब देखिए इसमें एक और चीज तुमसे पूछेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं उसे। देखिए मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, चलो ये इनको तुम ध्यान रखना। नोट, पहली चीज, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए नेक्स्ट नोट में हम लोगों को क्या याद रखना है, देखिए अगर नेक्स्ट नोट की बात करें हम, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो पहली चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ठीक है। ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। ये आपने पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, तो याद रखना, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्या होती है ये, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर, ये आपको ध्यान रखना है, अट्रैक्टिव इन नेचर होगी ये। तीसरा क्या याद रखना है आपको, मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, एज वेल एज रिपल्सिव, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए तो ये बात समझ में आ गया। अब देखो न्यूटन का थर्ड लॉ समझते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ, तो देखिए अगर हम न्यूटन का थर्ड लॉ की बात करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, देखिए न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी पे धक्का मारते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक वॉल है हमारे पास, ठीक है, दिस इज वॉल, ये वॉल है हमारे पास इस तरह से, ठीक, ये वॉल हो गई हमारे पास। अब देखो वॉल क्या होती है, बहुत ज़्यादा मैसिव होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक बच्चा अगर खड़ा हो जाए और ये उसके हैंड हैं, अगर ये बच्चा इसको ऐसे पुश कर रहा है, ठीक है, धक्का मारे, अगर ये ऐसे इसको एक फोर्स दे इधर की तरफ पर्सन के ज़रिए, तो वॉल भी क्या करती है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। तो क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्शन, तो ये क्या कहलाएगा, रिएक्शन। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को, तो तुम्हें याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। पहली चीज तो याद रखनी है, इसको क्या बोला जाता है, एक्शन रिएक्शन लॉ। दूसरी बात क्या याद रखनी है, देखो दूसरी बात तुम्हें याद रखनी है, एवरी रिएक्शन इज इक्वल in magnitude but opposite in
डायरेक्शन टू द एक्शन, टू द एक्शन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। दूसरी बात क्या याद रखनी है तुम्हें, नेक्स्ट तुम्हें याद रखना है एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज acted on two different bodies, always acted on two different bodies। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है कि एक्शन रिएक्शन जो होता है वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर ही एक्ट करेगा, कभी भी एक्शन रिएक्शन जो होता है वो सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करता है। ठीक, अच्छा दूसरी चीज क्या है, अगर एक्शन हो रहा है लेकिन रिएक्शन नहीं है तो एक्शन का कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हम लिख लेते हैं यहां पे, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, विदाउट, ओके, तो क्या याद रखना है हम लोगों को, विदाउट एक्शन, सॉरी, विदाउट रिएक्शन नो मीनिंग, नो मीनिंग ऑफ एक्शन, यानी अगर रिएक्शन नहीं है तो कोई एक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ के। तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, देखिए न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो न्यूटन थर्ड लॉ के अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें तो देखिए क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में यहीं पे लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल। तो पहला, मैन वॉकिंग ऑन ग्राउंड, मैन वॉकिंग ऑन ग्राउंड। ठीक, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा क्या है, रॉकेट, रॉकेट प्रोपल्जन, या इसी को हम लोग रॉकेट लॉन्चिंग भी कहते हैं। ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग। नेक्स्ट है हमारा मोशन इन, मोशन ऑफ, मोशन ऑफ किस, कौन सा मोशन, मोशन ऑफ हॉर्स पाइप, मोशन ऑफ हॉर्स पाइप। ठीक है, जो आग वगैरह बुझाने में यूज करते हैं उसमें जो मोशन होता है वो न्यूटन थर्ड लॉ ही होता है। ठीक, चलिए ये बात समझ में आ गई, थोड़ा एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, और हॉर्स, हॉर्स पुल दी, हॉर्स पुल दी कार्ट, तो जो हॉर्स कार्ट को पुल करता है वो भी किस वजह से करता है, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक, चलिए तो ये समझ में आ गया न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो चीज है तुम्हारा फोर्स में वो है आपका फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन को और समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए फ्रिक्शन क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। तो फ्रिक्शन, तो पहली चीज तो आप ये याद रखेंगे, फ्रिक्शन इज अ फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन एक तरह की क्या है, फोर्स होती है। तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज ए फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है, एक फोर्स होता है। ठीक है, अब बात कभी कभी तुमसे ये पूछेगा कि फ्रिक्शन करता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है, तो आप लोग पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन ऑफ द बॉडी, यही तो बोलते हो। तो एक्चुअल में अगर क्या है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा लेवल दे दिया उसने, तो ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है तुम्हारा कि इट अपोज द मोशन, तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, फ्रिक्शन कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन नेवर बी अपोज द मोशन, बट क्या करता है फिर, तो याद रखिएगा फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा हैंड है और इस पे मैंने एक और हैंड रखा, अब देखो ये नीचे वाला मेरा हैंड ऊपर चल रहा है, ऊपर वाला भी चल रहा है, ये देखो ऐसे मूव कर रहे हैं, तो कहां अपोज हो रहा है, देखो मूव कर रहा है कि नहीं, तो ये मोशन है, तो इसमें क्या है, रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रही है। अब सोचो अगर मेरा ये नीचे वाला हाथ अगर आगे जाने लगे तो पीछे वाला हाथ क्या करेगा, पीछे जाएगा, तो इसमें एक फ्रिक्शन आगे की तरफ लगने की कोशिश करेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या याद रखना है तुम लोगों को, तो देखो तुम्हें याद रखना है कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अपोजेस, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन
टू bodies when they are in contact. ओके, जब ये कांटेक्ट में आएंगे तब क्या होगा, वो इस तरह का फ्रिक्शन लगाएगा. दूसरी चीज, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्टेड ऑपोजिट to the relative motion and parallel to the motion. ये आपको ध्यान रखना है. बॉडी जिधर चलेगी उसके पैरेलल, मतलब अगर ये मान लो हमारा ग्राउंड है, ठीक, और ये मेरी बॉडी है, तो मान लो ये इधर अगर मोशन कर रही है, इधर क्या कर रही है, मोशन, तो देयर इज अ रिलेटिव मोशन हियर. तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये रिलेटिव मोशन कर रही है तो इस पे क्या होगा, फ्रिक्शन इस वाली बॉडी पर इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये आगे जाना चाहती है तो इसको इधर लगा देगा, तो दिस इज फ्रिक्शन. तो इस पे ग्राउंड पे किधर लगेगा, ग्राउंड पे लगेगा इधर की तरफ, तो ये दोनों अपोजिट पे लगेंगे एक दूसरे पे, ठीक है. तो फ्रिक्शन ये ऐसे लगता है. तो पैरेलल इसी को बोला है, ऐसे चल रही है तो इसके पैरेलल काम कर रही है, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं पूरा. देखिए देखिए अगर हम और इसमें डिस्कस करें थोड़ा सा तो क्या होगा, तो ये आ गया हमारे पास फ्रिक्शन ऑलवेज एक्टेड अपोजिट, ये हो गया. अब देखिए फ्रिक्शन क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे, फ्रिक्शन इज इसेंशियल ईविल. ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि जरूरत है हमें इसकी, चलना है हमें, हर चीज करना है, तो फ्रिक्शन चाहिए. दूसरी चीज क्या है, इट इज मिनिमाइज बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, ठीक है, लुब्रिकेंट्स एंड बॉल बियरिंग. यानी लुब्रिकेंट्स और बॉल बियरिंग का हम अगर इस्तेमाल करें तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. जैसे हम ग्रीस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मूवी ऑयल यूज करते हैं, तो वो सब इसी में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. अच्छा, तो ये बात समझ में आ गया. और फ्रिक्शन हमारे लिए एसेंशियल ईविल क्यों है, क्योंकि अगर हमने बहुत ज्यादा फ्रिक्शन कम कर दिया तो हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा, हमारा जो टायर है वो क्या करेगा, स्किड करेगा, यानी स्लिप करेगा, ठीक है. ओके, तो दूसरी बात हमें क्या याद रखना है, फ्रिक्शन हेल्प इन मोशन. ये आप ध्यान रखना, फ्रिक्शन जो है वो चलने में मदद करता है, लेकिन फ्रिक्शन आपकी स्पीड नहीं बढ़ा सकता, लेकिन चलने में मदद करेगा. जैसे केले का छिलका अगर पैर के नीचे आ जाए तो क्यों स्लिप करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा फ्रिक्शन वहां पे कम हो जाता है, ठीक है. तो अगर हमें मूव करना है तो हमारा फ्रिक्शन होना चाहिए. तो ये थोड़ा सा आप लोग फ्रिक्शन के बारे में याद रखेंगे, ठीक है. फ्रिक्शन एक फोर्स ही होती है जो आपके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी. अब बात आता है टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, सॉरी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. तो देखिए अगर हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है. तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में आपका एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन. अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि बॉडी कंप्लीटली एट रेस्ट. बॉडी क्या होनी चाहिए, रेस्ट पर ही रहनी चाहिए. जैसे मान लीजिए मेरे पास ये, मान लीजिए मोबाइल है, अगर हम इसको ऐसे रखें और मैंने इस पे ऐसे देखो फोर्स लगाया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या है, स्टैटिक है. क्या है ये, स्टैटिक. मैंने और बढ़ाया, देखो खिसकने लगा. तो जब ये खिसकने लगता है इसको बोलते हैं स्लाइडिंग. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्लाइड, यानी वो खिसकने के लिए तैयार हो गया, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग. तो स्टैटिक में क्या होता है, बॉडी नॉट मूव. क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडी नॉट मूव. ओके, ठीक है. और दूसरी बात, इट इज मैक्सिमम. क्या होता है ये बताओ, मैक्सिमम होता है. चलिए सही है, सबसे ज्यादा यही होता है. दूसरा इसके बाद होता है स्लाइडिंग. क्या होता है हमारे पास,
स्लाइडिंग। तो देखिए स्लाइडिंग क्या है, नेक्स्ट होता है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो चलने लगेगी, यानी बॉडी वर्ज ऑफ द कंडीशन ऑफ मोशन में आ जाएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी इज मूव, बॉडी इज मूव। इसी को हम लोग कभी कभी बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे इसको। ये बात समझ में आ रही है, इट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बॉडी इज मूव। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, दूसरा क्या याद रखेंगे, इट इज कांस्टेंट। कैसी फ्रिक्शन होती है ये, कांस्टेंट होती है। मतलब क्या कि जब बॉडी चलने लगती है तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अगर वो ऐसे घिस के चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तीसरा हमारे पास होता है इसमें रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी कैसी होनी चाहिए, गोल, यानी स्फीयर होनी चाहिए या सर्कुलर। तो क्या होता है, इट इज मिनिमम फ्रिक्शन, या व्हेन बॉडी इज रोल। जब बॉडी रोल करने लगेगी तब ये फ्रिक्शन काम करता है। तो आपको क्या याद रखना है, इट इज मिनिमम, इट इज मिनिमम फ्रिक्शन, इट इज मिनिमम फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या याद रखना है, तो ये क्या होता है, तो अब तुम्हें याद कैसे रखना है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे हैवी वैल्यू रखता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। इससे ज्यादा कौन होता है, इससे ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इससे कम होता है थोड़ा सा। और सबसे कम कौन होता है, तो सबसे कम होता है आपका रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए इसको बना लीजिए आप लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, इसके अंदर ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए आपसे एक सवाल कर सकता है कि अगर कोई कार चल रही, देख तो ये सवाल कई बार आया है कि इसका अरेंजमेंट क्या है। अच्छा मैं इसको बता दे रहा हूं तुम्हें। क्या हो रहा है, इधर से इधर जाने पे फ्रिक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्रिक्शन डिक्रीजेस। क्या कर रहा है, इधर से इधर जाने पे फ्रिक्शन कम हो रही है। ठीक है, तो फ्रिक्शन घटती जा रही है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है। अब देखिए इसके बाद और क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट आपसे ये पूछेगा, अच्छा ये बताओ अगर पर्सन, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों से, व्हेन ए पर्सन इज मूविंग ऑन ग्राउंड ड्यू टू विच फ्रिक्शन। आपको बताना है किस फ्रिक्शन से वो चलता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको हम डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तीसरा है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। चौथा है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। बताइए किस फ्रिक्शन से हम लोग जो हैं वो ग्राउंड पे चलते हैं। हाँ भाई ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन अ पर्सन इज मूविंग ऑन ग्राउंड ड्यू टू विच फ्रिक्शन। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें, मान लीजिए कि हमारे पास ये मोबाइल है, अगर हम इस तरह से ये ग्राउंड समझ लीजिए, तो ये ग्राउंड है अगर हमारा इस तरह से, तो सोचो अगर हमें ऐसे चलना है तो हम ऐसे चलेंगे, यूं इस तरह से तो चलते हैं।
तो जब इस तरह से चल रहे हो तो पैर तुम्हारे क्या है, ऐसे स्लिप तो कर नहीं रहे, तो क्या कर रहे हैं, ऐसे ही खड़े हुए हैं ना। जब यहां चल रहे हो तब भी खड़ा है, यहां आ गए तब भी खड़ा है, यहां आ गए तब भी खड़ा है, यहां आ गए तब भी खड़ा है, तो पैर तो स्लाइड नहीं कर रहे ना। तो जब पैर स्लाइड नहीं करते तो कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, तो आप बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो याद रखिएगा पर्सन जो चलता है वो किस फ्रिक्शन की वजह से चलता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, ग्राउंड पे चल रहा है तो। ओके, अब देखो अगर आपका फ्लूइड, ठीक है, जैसे एयर है या पानी है, जब वो किस में चलता है, किसी पाइप में इस तरह से मूव करता है, तो आपसे ये पूछेगा कि कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रैगिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग फ्रिक्शन। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इसमें, तो क्या याद रखना है आप लोगों को, तो हम लोगों को याद रखना है कि when water fluid flow exert the friction force on wall of container or pipe is called, क्या कहते हैं, is called ड्रैगिंग फोर्स। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ड्रैगिंग फोर्स। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं उसे। क्लियर, चलिए तो ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब कुछ थोड़ा सा मैं तुम्हें न्यूमेरिकल करा देता हूं कि हल्के फुल्के अगर न्यूमेरिकल पूछ ले तो कैसे आप लोग उसको टैकल करेंगे। तो देखिए अगर न्यूमेरिकल की हम लोग बात करें तो अगर हम तुमसे बोलें कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन, आपसे छोटा सा क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाए अगर, कि अगर हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक, ये एक हमारे पास ब्लॉक है इस तरह से, मान लीजिए 5 kg का है, कितने kg का है, 5, और आपसे बोलेगा कि हमने इसको इधर की तरफ 100 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, तो आपसे कहेगा कि इस पे एक्सेलरेशन बताइए। क्या बताइए, एक्सेलरेशन। तो पहली चीज तो ये कि आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली चीज तो ये आप बात याद रखिएगा। अब देखिए अगर हमने इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगाया तो कितना तेज चलेगा, अब न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन इन द बॉडी। कितना है बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, तो कितना लिखेंगे, ये कितना है हमारे पास 100, कुछ नहीं करना है सिंपल, ये कितना है 5 इंटू A, सही। तो देखो कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म, सही। अब देखो अगर ऐसा नहीं देगा तो क्या करेगा, समझना, अगर ऐसा नहीं दिया तो वो इस तरह से पूछेगा तुमसे। फिर देखो कैसे पूछेगा, अगर आपसे कहा जाए कि आप इसमें एक्सेलरेशन बताइए, देखिए क्या है, तो आपसे ये कहे कि ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड है, कोई फ्रिक्शन नहीं है अभी, ये ग्राउंड हो गया, और मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक, मान लीजिए 10 kg का एक ब्लॉक है। अब देखो उसने बोला कि इधर से एक फोर्स लगाया गया 120 न्यूटन का और इधर से एक फोर्स लगाया गया 40 न्यूटन का, तो बताइए किधर की तरफ चलेगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जिधर से ज्यादा फोर्स लगेगा उधर ही चलने लगेगा, लेकिन आपसे ये सवाल नहीं करेगा, तुमसे ये पूछेगा इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो समझते हैं। तो अब देखो इसमें करना क्या होगा तुम लोगों को, तुम्हें इसमें पूछ रहा है तुमसे एक्सेलरेशन बताओ, तो तुम्हें करना क्या, तुम ये बोलोगे कि इसमें नेट फोर्स हमें चाहिए पहले। क्या मतलब, क्या मतलब, इस तरह का एक नेचर चाहिए। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब फोर्सेस एक से ज्यादा डायरेक्शन में लगने लगती हैं तो एक को प्लस और एक को माइनस मानते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा वाली क्या डायरेक्शन को हम प्लस मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी उसी में मूव करेगी, तो ये वाला डायरेक्शन हम क्या ले लेंगे, बोलो पॉजिटिव। तो ये वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, पक्का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बताओ मुझे एफ नेट कितना है, तो देखो एफ नेट जब हम निकालेंगे तो हम इसको क्या रखेंगे, प्लस, तो हम कितना लिखेंगे 120 और इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40, तो कितना हो गया बताओ 80 न्यूटन। कितना हो गया 80 न्यूटन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक के ऊपर
इस ब्लॉक के ऊपर जो हमारा फोर्स है वो कितना लगा दिया गया, अब आप बोल रहे हैं 80 न्यूटन, यानी सब कुछ कैलकुलेट कर दिया आपने। और कितना मास है 10 kg का, और कितना तेज चल रहा है यही हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना ये न्यूटन होना चाहिए kg, तभी वो मीटर पर सेकंड इसका लिखेंगे। तो अब तो ये ऐसी प्रॉब्लम बन गई। ठीक है, अब निकाल दो इसको, देखो कितना आएगा। तो अगर हम अब लिखें तो F इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, m इंटू ए। तो बताओ a कितना लिखेंगे, तो आप लिखेंगे F अपॉन m। तो कितना आ जाएगा बताओ, 80/10, यानी a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात, बनाओ इसको। चलिए, हो गया। अब देखिए एक और चीज समझते हैं, वेट क्या होता है। देखो, वेट का मतलब ये है वेट। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है वेट क्या है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा, वेट जो होता है वो मास नहीं होता। तुमसे ये पूछेगा वेट की एसआई यूनिट बोलो, तो वेट की एसआई यूनिट कभी केजी मत लिख के चले आना। ठीक है, केजी नहीं होती है। तो वेट क्या है, पहली चीज तो पहला मिसकंसेप्शन खत्म हो जाना चाहिए। वेट क्या है, इट इज ए फोर्स, पहली चीज। अब बात ये आती है कौन सी फोर्स। तो देखिए अगर हमारे पास ये अर्थ है, ये क्या है हमारे पास अर्थ है। अगर ये अर्थ है तो हम ये जानते हैं कि अगर हम एक बॉडी को यहां से छोड़ दें, m मास की बॉडी, तो जमीन इसको अपनी तरफ खींचती है। किसकी वजह से, एक फोर्स की वजह से। ठीक है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है F, किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, इसको बोलते हैं Fg। और ये कितना तेज नीचे जा रहा है, हमने कहा एक एक्सेलरेशन a से नीचे जा रहा है। तो अगर न्यूटन का लॉ लगाएं तो कितना आ जाएगा बताओ, तो आप लिखेंगे Fg, यानी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है ये, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, फोर्स ऑन m ड्यू टू अर्थ, या इसको क्या कहते हैं, और ग्रेविटी। ड्यू टू अर्थ और ग्रेविटी, या तो आप अर्थ बोल दीजिए या ग्रेविटी बोल दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर अब न्यूटन का लॉ लगा देंगे तो क्या बोलेंगे, Fg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लगा दिया। अब ये जो Fg है इसी को हम क्या बोलते हैं, वेट। क्या बोलते हैं, वेट। दूसरी चीज, ये जो a है इसको हम किससे दिखाते हैं, g से। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो देयरफॉर तो हम लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू होता है हमारे पास m इंटू जी। कितना होता है बोलो, m इंटू जी। अब वैल्यू ऑफ g एट अर्थ कितना होता है, तो अर्थ पे वैल्यू ऑफ g होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिखते हैं राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ओके। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, देखो वैल्यू ऑफ g इज 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो पर्सन का वेट भी कहां 0 हो जाएगा, बोलो, सेंटर ऑफ अर्थ पे पर्सन का वेट क्या हो जाता है, 0। मास 0 नहीं होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज हमें क्या याद रखना है इसमें, देखिए नेक्स्ट हम लोग को जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि वेट मेजर किससे होता है। ठीक है, तो देखिए तो हमें क्या याद रखना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, वेट मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, किससे मेजर्ड होता है, स्प्रिंग बैलेंस से हम इसको मेजर्ड करते हैं। दूसरी चीज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात समझ में आया, ठीक। दूसरी चीज, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। इसकी एसआई यूनिट क्या है बोलो, न्यूटन। अगर इसकी एसआई यूनिट न्यूटन है और ये वेक्टर क्वांटिटी भी है, ठीक है, चलो अब इसमें और बात करते हैं। अब देखो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो
1 kg वेट, ऐसे लिखा होता है 1 kg वेट, या इन शॉर्ट ऐसे लिख देगा 1 kg WT, इसका मतलब समझेगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं, देखो क्या है। तो 1 kg का मतलब है 1, ठीक है, 1 इंटू, जब वेट को हम कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जगह पे रख देते हैं 9.8, और किसमें बदल जाता है ये, न्यूटन में। ठीक है, ये मैट्रिक सिस्टम होता है, इसको आप रहने दीजिए। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि जब जितना भी केजी वेट लिखा हो उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा, न्यूटन में। एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुमसे एग्जाम्पल से पूछा, मान लीजिए मैंने बोला कि 10 kg वेट, बताओ कितने न्यूटन के बराबर है, बताओ कितने न्यूटन के बराबर है। तो आप ये बोलेंगे कि ये जो है ये बराबर होगा कितना, 10 इंटू, अब देखो आगे क्या है, केजी वेट, तो आप कितना लिखेंगे 9.8 और क्या लगा देंगे, न्यूटन, तो ये आ जाएगा 98 न्यूटन। समझ गए अब बात को। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, सही है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ओके, तो वेट समझ गए। वेट क्या होता है, इट इज द फोर्स, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन होती है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लोगे। ठीक है, जीरो कहां पे होता है, वेट, वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, वेट ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी इज 0 at the center of earth, at the center of earth। ठीक है, अर्थ के सेंटर पर वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाती है, 0। ठीक है, अब देखिए एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहां पे। देखो एक और चीज बता देते हैं हम लोग, मास क्या होता है, मास। तो मास समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए मास, तो देखिए बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मास। दूसरी बात, मास ऑफ अ बॉडी जो होती है वो कभी भी क्या नहीं होती, 0 नहीं होगी। ठीक है, तो क्या याद रखना है हमें, द contents in a body is called mass। उसको क्या कहते हैं हम लोग, मास कहते हैं। दूसरी चीज, इट्स SI यूनिट इज kg, यानी किलोग्राम। नेक्स्ट, इट नेवर बी 0 और निगेटिव, ये कभी 0 नहीं होता और निगेटिव भी नहीं होगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। नेक्स्ट क्या याद रखना है, इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। क्या, फिजिकल बैलेंस। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है बात, बना लो इसको। तो ये थोड़ा मास का नॉलेज हो गया, ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, ये थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलो मिटा दें इसको। चल चलिए, अब देखिए इसमें एक और चीज समझते हैं हम लोग। पहले इसको बना लीजिए आप लोग। डन, चलिए तो अब हम बात करते हैं इसमें थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट और प्रेशर। तो देखिए
तो पहले हम लोग समझ लेते हैं थ्रस्ट क्या है, फिर समझेंगे प्रेशर क्या है, ठीक है। तो देखिए अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। देखो अगर हम थ्रस्ट की बात कर रहे हैं इसमें, थ्रस्ट, तो देखिए थ्रस्ट जो होता है वो एक फोर्स ही है, ठीक है, एक फोर्स ही होती है, लेकिन एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स किसको बोला जाता है, तो मान लें अगर हम कि अगर मेरे पास ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, या कोई सरफेस है इस तरह से, ये कोई इस तरह से मेरे पास है। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये मेरी एक फोर्स है, मैंने ऐसे एक लगाया फोर्स, ये इसको मैंने नाम दिया F1, एक और फोर्स लगाई मैंने इस तरह से फोर्स लगा दी, ये एक फोर्स लगाई, ये देखिए ये हो गई मेरी F2, एक और फोर्स लगा दी हमने, चलो इस तरह से लगा दी एक फोर्स, ये हो गई हमारी F3। तो ये बात तो सही है कि F1, F2, F3 ऑल आर फोर्सेस, सारी की सारी क्या है, फोर्सेस हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ऑल द फोर्सेस, इट इज ट्रू, बट ऑल द फोर्सेस इन दिस फिगर इज नॉट थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या होता है, तो हमेशा याद रखना थ्रस्ट वो फोर्स होती है जो किसी सरफेस पर या किसी बॉडी पर 90 डिग्री पर एक्ट करने लगती है। किस पे एक्ट करने लगती है, 90 डिग्री पे। तो ये वाली जो फोर्स है F2, इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बोलो थ्रस्ट। ये बात समझ में आ गया। तो थ्रस्ट क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टेड ऑन अ बॉडी। अब समझते हैं तो क्या है परपेंडिकुलर फोर्स, मैं यहां लिख दे रहा हूं परपेंडिकुलर फोर्स एक्टेड ऑन द सरफेस और ए बॉडी और ऑन अ बॉडी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब प्रेशर समझते हैं क्या होता है। तो प्रेशर जो है, प्रेशर, ठीक है, ये भी आता है आप लोगों के यहां पे प्रेशर। तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो सबसे पहली बात होती है कि प्रेशर होता क्या है। तो याद रखना प्रेशर होता है, प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है बोलो, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, अब देखो अगर हम इसकी बात करें कि ठीक है अगर ये है हमारे पास तो क्या होगा फिर, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है ये, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो अगर ये फोर्स अपॉन एरिया है तो इसी को, ये वाली जो फोर्स है ना, एक्चुअली वो आप लोगों की क्लासेस में परपेंडिकुलर फोर्स को ही बोलता है। तो परपेंडिकुलर फोर्स अगर है तो ये कौन सा कंपोनेंट फोर्स का, फोर्स कौन सी वाली होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, इसलिए इसको क्या बोल देता है, थ्रस्ट। अब क्लियर हुआ कंसेप्ट कि थ्रस्ट क्यों लिखा जाता है प्रेशर के लिए। तो ये है, ये बात समझ में आई। ओके, अब और समझते हैं इसको। अब बात आती है कि स्केलर है या वेक्टर है। तो अब अपने स्टैंडर्ड पे से याद रखिएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखेंगे इसको हम लोग, स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या याद रखना है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी चीज आपसे ही बोलेगा, ठीक है अगर ये है हमारे पास तो इसका एसआई यूनिट बोलो। तो देखो एसआई यूनिट क्या होता है, समझते हैं एसआई यूनिट। तो देखो एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। क्या होता है बताओ, पास्कल। इन शॉर्ट क्या लिखते हैं इसको, कैपिटल पी स्मॉल ए। अदर यूनिट्स क्या होती हैं, देखो अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो अदर यूनिट ऑफ प्रेशर है इज टॉर होती है, बार होती है, और भी बहुत सारी होती है। तो मेन तुम्हें बार याद रखना है, टॉर का इतना नहीं, और पास्कल। अब देखिए ये जो हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, ये भी हमारे ऊपर एक प्रेशर को एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो वही हम देखना चाहते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। तो देखिए सबसे पहली तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओहो क्या लिखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर्ड करते हैं, इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर।
इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक और सवाल कि मरकरी बैरोमीटर सबसे पहले किसने यूज किया था? तो याद रखना टॉरिसेली ने इस्तेमाल किया था। किसने? टॉरिसेली ने। और टॉरिसेली ने ही बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा मरकरी बैरोमीटर, मरकरी बैरोमीटर, मरकरी बैरोमीटर इज यूज्ड by Torricelli to measure atmospheric pressure, to measure atmospheric pressure। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए सबसे पहले मरकरी बैरोमीटर किसने यूज किया है? टॉरिसेली। इसी ने यूज किया था, इसी ने बताया था कैसे हम कर रहे हैं। तो अब तुम्हें याद रखना है 180 m, 180 m का मतलब है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है, क्या मतलब है? इसका मतलब होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब एक बात और याद रखना, 1 बार जो होता है, 1 बार जो होता है ये बराबर होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल के। चलिए ये बात भी समझ में आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि 180 m जो होता है, 180 m, इसका मतलब हो गया 1.01 बार, 1.01 बार। और पास्कल में कितना होता है? इतना होता है। कभी कभी ये नहीं लेता, इसको हटा देता है तो ये 10 टू द पावर 5 ही ले लेगा। अच्छा, ये कहां पर होता है? तो ये होता है एट सी लेवल, एट सी लेवल। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन बहुत होता है, सी लेवल का क्या मतलब है? सी लेवल का मतलब समझ लीजिएगा। देखिए क्या है, मैं तुम्हें समझा देता हूं सी लेवल का मतलब क्या है। देखो सी लेवल किसको बोलता है वो समझना। देखो सी लेवल का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये सी है हमारा, क्या है ये हमारा सी, और यहां पर हमारा ये ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड। अच्छा, ये ग्राउंड हो गया। और एक और जगह ले लेते हैं, और सी यहां पर है और इधर भी ग्राउंड है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां पे कुछ इस तरह से है, ये मान लीजिए। ठीक है, ये टापू टाइप का बना हुआ है, ये इस तरह से हीपिंग है यहाँ पे, ये ग्राउंड है हमारा। ठीक है, हिल मान लेते हैं, कोई हिल है ये। ठीक है, अब समझना, अगर मैंने बैरोमीटर यहां पे यूज किया, यहां पे अगर मैं बैरोमीटर यूज कर रहा हूं, बैरोमीटर, और मैं यहां पे भी बैरोमीटर यूज कर रहा हूं, अब देखना समझना। तो बैरोमीटर, अब मैं जो अपना एपरेटस रख रहा हूं वो सी लेवल पर है, लेकिन यहां पे जो एपरेटस में रख रहा हूं वो सी लेवल में नहीं है, वो किसी हाइट पर है, तो उसको हम लोग सी लेवल नहीं मानते। तो ये जो मेजरमेंट हुआ है वो सी लेवल पे हुआ, यानी लगभग आप जो है होना चाहिए आपको, वो कहां होना चाहिए? सी लेवल पे। तो ग्राउंड जहां पे तुम एपरेटस यूज करो सी लेवल होना चाहिए। अगर इससे आप ऊपर चले गए तो इतनी लेयर ऑफ एयर तो कम हो गई ना, तो प्रेशर भी क्या होगा? घट जाएगा। इसलिए वो कहता है सी लेवल पे आप मेजर करेंगे। अब क्लियर हुई कहानी, सी लेवल का क्या मतलब होता है? चलिए अब देखो और क्या समझते हैं इसमें। तो ये बात समझ में आ गया सी लेवल, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया सी लेवल क्या होता है। क्लियर है अब बात? अच्छा, तो ये भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना इसमें, क्या याद रखोगे? देखो ये वाली बात और याद रखना कि एक 1 बार बड़ा होता है 1 पास्कल से, 1 पास्कल। तो विच वन इज ग्रेटर? तो आपका बार बड़ा होता है और पास्कल छोटा होता है। अब देखिए इसमें एक और चीज पूछेगा तुमसे कि ये बताओ कि ये प्रेशर अगर हम यूज कर रहे हैं, ये मेजर्ड करना है, तो मरकरी का लेवल क्या होता है? तो देखो इसमें होता क्या है कि अगर ये मैं मरकरी बात का इस्तेमाल करूं, ये मेरे पास एक मरकरी बात है, इसमें क्या भरा हुआ है? मरकरी। तो ठीक है, ये हमने मरकरी भर दी। कौन है ये? मरकरी। अगर मैं इसमें मरकरी भर देता हूं, ठीक है, ये मैंने मरकरी इसमें फिल कर दी। अगर मैंने मरकरी फिल कर दी और इसके अंदर एक मैंने फ्लास्क, ग्लास का एक फ्लास्क ऐसे डाल दिया, यानी टेस्ट ट्यूब जो आप बोलते हैं, ये मैंने ऐसे डाल दिया वैक्यूम क्रिएट करके इसमें, ठीक है, ऐसे डाल दिया। तो क्या होगा? तो क्या देखा गया? तो देखा ये गया कि जाहिर सी बात है यहां पे कौन है? एटमॉस्फेयर। तो इस पे क्या लग रहा होगा? प्रेशर। ये लग रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? P0।
यहां पे भी क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। तो क्या हुआ, देखा क्या गया कि इसमें मरकरी ऐसे ऊपर चढ़ने लगी, ये ऐसे मरकरी क्या जा रही है, ऊपर की तरफ चल रही है। तो क्या देखा कि जब ये मरकरी जा रही है तो एक जगह जाके ये रुक जाती है। क्या हो जाती है, एक जगह जाके रुक जाती है। अगर ये एक जगह जाके रुक रही है तो हम ये कह सकते हैं, मान लो ये h हाइट ऊपर आ गई, यहां से कितनी आ गई, h हाइट ऊपर आ गई, तो ये भी तो इस पे प्रेशर लगा रही होगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, सेम। तो ये जो हाइट थी हमारी, ये जब मैथमेटिकली कैलकुलेट की गई तो ये आई 76 सेंटीमीटर। कितनी आई, 76 सेंटीमीटर। यानी आपका जब सी लेवल पे इसको रखा गया तो मरकरी का लेवल कितना राइज करा, सिर्फ 76 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे लिखेगा, इसको लिखेगा एट 180 m। सुनना आप कैसे लिखता है, 180 m इज इक्वल टू क्या बोलेगा, बोलेगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये बोलता है, क्या बोलता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब ये है कि 180 m का प्रेशर वो होगा, उतना ही होगा जितना एक कॉलम में 76 सेंटीमीटर का मरकरी भर दें, वो प्रेशर लगाए अपने बॉटम पे। किस पे लगाए, बॉटम पे। तो ये हमें निकल जाएगा। इसी को ऐसे भी लिख देता है, क्या, 180 m इज इक्वल टू, अब देखो इसको कैसे लिख देगा, 760, लेकिन अब सेंटीमीटर नहीं लिखेगा, अब लिखेगा mm ऑफ Hg। अब तो समझ में आ रही होगी ना बात, भाई वही तो रहा। या इसको ऐसे लिख सकता है, देखो कैसे, कि 180 m इज इक्वल टू 0.6 मीटर ऑफ Hg। हाँ, ये बात भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात समझ में आई। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्लियर है बात। तो ये होता है मरकरी बैरोमीटर। तो मरकरी बैरोमीटर क्या करता है, ये चीज करता है। एक और चीज होती है मैनोमीटर। क्या होती है हमारे पास, मैनोमीटर। तो मैं यहां बता दे रहा हूं मैनोमीटर क्या करता है। मैनोमीटर, ठीक है। तो मैनोमीटर हमेशा याद रखना है, इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन अ वेसल। अगर हम गैस को किसी वेसल में बंद कर दें तो वो कितना प्रेशर लगाती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो क्या लिखना है हमें यहां पे, इट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस इन a closed vessel, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बनाइए जल्दी से इसको। देखो एक चीज और ध्यान रखना तुम लोग, क्या ध्यान रखना, देखो अगर तुमसे कोई ये बोले कि ये मेरा एक वेसल है, ये मेरा क्या है, एक वेसल, ठीक है। इसका हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बस आप इसको याद रखिएगा। ये एक वेसल है मेरे पास, और मान लीजिए कि इस वेसल में यहां पे पानी या कोई भी चीज भरी हुई है, ऐसे भरी हुई है, ठीक। कितनी हाइट तक, h हाइट तक, ये h हाइट है, और इसकी जो डेंसिटी है वो रो है। तो तुमसे पूछेगा यहां पे प्रेशर बताओ, यहां पे क्या बताओ, प्रेशर। तो यहां पे अगर प्रेशर निकालना है तुम्हें तो P इज इक्वल टू होगा रो जी एच। कितना होगा, रो जी एच। और यहां पे हम क्या मान के चलेंगे, वैक्यूम। क्या मानेंगे, वैक्यूम। यानी P नॉट क्या है यहां पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 0। अगर 0 नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। अगर यहां पे 0 नहीं हुआ तो ये तो इसके लिए हो गया। अगर क्या हो गया कि इफ P नॉट नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कर दोगे, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या याद रखना है, तो ये कब लगाएंगे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इतना जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे कुछ भी नहीं होगा तो यहां से सीधा यही लग रहा होगा, यही लगा रहा होगा। लेकिन इसके ऊपर अगर एटमॉस्फेयर भी आ जाए तो क्या होगा, तब तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो हमें क्या याद रखना है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये क्या है, तो उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या याद रखना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। H क्या है, हाइट
ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। जी तो आप समझती हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां लिख देता हूं मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछ ले कि अगर ये कब है, तो ये तो तब हो गया है ना। इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं आप, जब प्रेशर यहां पे प्रेशर अगर वैक्यूम नहीं होगा तब आपका कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक, अगर तुमसे यहां पे प्रेशर कुछ देकर ये पूछे प्रेशर डिफरेंस बताओ, क्या बताओ, प्रेशर डिफरेंस, तो रो जी एच ही लिख के चले आना। समझ रहे नहीं बात को, यानी अगर यहां पे तुमसे कह दे कि प्रेशर डिफरेंस बता दो, क्या बता दो, बोलो प्रेशर डिफरेंस, तो क्या लिखोगे, P माइनस पी नॉट, तो कितना लिख देंगे, रो जी एच। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एक बात तो समझ में आ गई ना कि यहां पे अगर हमें तो कितना प्रेशर है, पी नॉट। जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर बढ़ता चला जाता है। यानी जैसे हम डेप्थ ऑफ सी में अंदर जाएंगे तो हमारी बॉडी पे प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट होने लगता है, तो उससे हमारी रिब्स टूट सकती है। तो इसलिए आपने देखा स्नूबर्स जो होते हैं, जो बहुत ही डेप्थ ऑफ सी में जाते हैं, तो एक सिलेंडर लेके चलते हैं। उस सिलेंडर से क्या होता है कि जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं तो अपने अंदर वो प्रेशर उससे क्या करते हैं, बढ़ाने लगते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। अच्छा, आप एक चीज और सोच रहे होंगे कि अगर हम जब ग्राउंड पे रहते हैं तो हमारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, कितना लग रहा है ग्राउंड पे हमारे ऊपर प्रेशर, तो हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो ये कौन बैलेंस कर रहे हैं, ये तो बहुत खतरनाक प्रेशर है, इतने में तो इंसान का हो जाएगा काम। तो एक्चुअल में इसको बैलेंस करता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर, यानी ये वाला जो प्रेशर मेंटेन कर रहा है, यानी बैलेंस कर रहा है, वो कौन करता है, हमारा ब्लड प्रेशर। तो क्या होता है कि अगर हम ग्राउंड से अंदर जाते हैं तब भी हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई, हमारी बॉडी फट जाएगी। ठीक है, अगर पानी के अंदर जा रहे हैं तो वो दब जाएगी। ठीक है, और बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तब भी प्रेशर डाउन कर जाता है, तब भी क्या होता है, हमारे नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। तो उसका यही मतलब है कि प्रेशर डाउन हो रहा है, तो उसमें आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम लोग स्टॉप कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे आगे। थैंक यू।